नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मुंबई हमले के दोषी याकूब मेमन को फांसी, नागपुर सेंट्रल जेल में करीब 7 बजे दी गई सजा। देश भर में हाई अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज तड़के सुबह तक चली याकूब की याचिका पर सुनवाई। जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने रखा फांसी पर फैसला बरकरार। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम में आज होंगे सुपुर्द खाक। प्रधानमंत्री समेत नामचीन हस्तियां अंतिम सफर में होंगी शामिल। पूरे सैन्य सम्मान के साथ 11 बजे होगा अंतिम संस्कार। अब्दुल कलाम के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। और गृह मंत्री आज गुरदासपुर हमले पर संसद में दे सकते हैं बयान। पुंछ में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, सेना का एक जवान शहीद। उन्नीस सौ 93 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को आज नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। इसके पहले आज तड़के मौत की सजा टालने से जुड़ी याकूब की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ वारंट पर रोक लगाना न्याय के लिहाज से सही नहीं होगा। वहीं याकूब के वकील ने इसे गलत फैसला करार दिया। इससे पहले बुधवार रात राष्ट्रपति ने एक बार फिर याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी। मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर रोक लगाने की एक के बाद एक सभी कोशिशें नाकाम रहीं। नागपुर सेंट्रल जेल में आज सुबह तय समय के मुताबिक याकूब मेमन को जेल प्रशासन की मौजूदगी में फांसी दे दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर जेल के आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई थी। इससे पहले याकूब के वकीलों ने देर रात चीफ जस्टिस एचएल दत्तू के घर जाकर याकूब को बचाने का एक और प्रयास किया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच को यह जिम्मा दिया और रात को ही सुनवाई करने की सलाह दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3:20 पर सुनवाई शुरू हुई। करीब 1.5 घंटे चली सुनवाई के बाद जस्टिस दीपक मिश्रा ने याकूब की फांसी का फैसला बरकरार रखा। I am very disappointed and unhappy because I think the Supreme Court has made a tragic mistake in giving and rendering this judgment by truncating a right of a condemned prisoner not to challenge the mercy petition. I'm not hoping, I have exhausted my remedies. I hope that Yaqub Memon will have a dignified death if it is that fate that he has to meet. That's all my hope. इससे पहले बुधवार को समय का पहिया तेजी से घूमा। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मौत का फरमान रद्द करने की याकूब की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी उसकी दया याचिका ठुकरा दी। मौत को टालने का अंतिम प्रयास करते हुए उसने राष्ट्रपति को नई दया याचिका भेजी, जिसे राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय के सुझाव के बाद खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस समय हमारे संवाददाता रवीन शोरान हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। रवीन, ये भी साफ हो गया है कि याकूब मेमन का जो शव है वो उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। कब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी और क्या किसी तरह की कंडीशन लगाई गई है, इसके बारे में क्या पता लग रहा है? देखिए प्रति, अभी जो समाचार आया है कि याकूब मेमन का शव उनके परिवार को दे दिया जाएगा, लेकिन इस पर अंतिम फैसला कि किस वक्त होगा और उसके लिए किस तरह की प्रक्रिया, उस पर अभी एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। उसके बाद ये तय होगा कि किस तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करके उनके शरीर, पार्थिव शरीर जो है उनको परिवार के हवाले कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो बात है कि किस तरीके से इसको पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, जब डेथ वारंट इशू किया जाता है, उसके बाद डेथ वारंट जब जेलर के पास पहुंचता है और जेलर उसको एग्जीक्यूट करके वापस जब पहुंच देते हैं, तब ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म मानी जाती है कि हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। उसके बाद जब शरीर देने के बाद है, उनका जो शव जो सौंपे जाने के बाद है, उसको उस वक्त दिया जाएगा। ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी कि किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की समस्या ना आए, किसी तरीके से प्रशासनिक समस्या और पैदा ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अंतिम फैसला उसके समय का किया जाएगा। हालांकि उनका पोस्टमार्टम पूरा हो गया है याकूब मेमन का, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री जो हैं वो विधानसभा में बयान देंगे इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। उम्मीद है उसके बाद ही कोई फैसला होगा कि किस वक्त उनके शरीर को उसके परिवार को सौंप दिया जाए।
नवीन, ये भी खास बात क्या ध्यान में रखी जा सकती है, क्योंकि मुंबई माहिम इलाके में याकूब मेमन का घर है जहां पर उन्हें दफनाया जा सकता है। तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी जो कि देखना होगा। क्या ये भी तय किया जा सकता है किसकी निगरानी में ये सब होगा? जी देखिए, लगातार हम लोग देख रहे हैं पिछले कई साल से इस केस को जब ट्रैक कर रहे हैं तो याकूब मेमन का परिवार जो है वो बिल्कुल भी मीडिया से बात नहीं कर रहा। वो लगातार दूरी बनाए हुए है। आज भी जब पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, इस बारे में पूछा कि कहाँ पे अंतिम संस्कार होगा याकूब मेमन का, इस मामले में उन्होंने अभी तक कुछ भी कहा नहीं है। हालांकि क्योंकि ये मामला नागपुर का है और सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि नागपुर से उनकी बॉडी को माहिम लेके जाया जाएगा। माहिम में जो है वो सेंटिमेंट्स हाई हैं, वहाँ पे सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए हैं और उसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए अभी तक अंतिम फैसला नहीं किया गया है कि किस वक्त इनके शरीर को सौंपा जाए। बिल्कुल रवीन, आप बने रहे हमारे साथ। इस समय तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के बाद। आइए सुनते हैं ये प्रतिक्रियाएं। ये क्या आप क्षमा याचना कैसे मांगते हैं? क्या आपके घर में कुछ हुआ? आप क्षमा तब मांगे ना कि जब आपके साथ कुछ हुआ। आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ, ये तो दूसरों के साथ हुआ। और विक्टिमोलॉजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम एक एक्यूज्ड के राइट्स मांगते हैं तो साथ साथ विक्टिम्स के भी राइट्स हैं। और इधर तो विक्टिम सारा देश है, सारा देश है। और इस देश ने इसको अगर माफ करना है या क्षमा मांगनी है या मर्सी देनी है तो उत्तम जुडिशरी ही कर सकती है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ये समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा के लिए। इसीलिए जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है। कई सालों में 3 ही तो डेथ पेनल्टी गई, लेकिन क्या ऐसे जो व्यक्ति सारे देश को खत्म करने आया था उसके लिए भी कहना है कि तू जिंदा रहे, तू चाहे देश की जिंदगी लेने आया था तू जिंदा रहे, चाहे जेल के अंदर है। और ये भी क्या गारंटी है कि देखिए, ये जो फांसी लगी है एक आतंकी याकूब मेमन को, इससे 3 क्लियर मैसेजेस जाते हैं। पहला कि जो विक्टिम रहे हैं, जिनके परिवारजनों का जो अब 1993 ब्लास्ट में उनको सदमा पहुंचा था, उनकी मौतें हुई थी, उन सभी के लिए एक जस्टिस मिला है। देर से मिला है मगर मिला है। दूसरा, जो लोग एक टेरर और रिलीजन को एक साथ लेकर आते थे उनके ऊपर भी एक करारा तमाचा है। और तीसरा, ये भी साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जुडिशियल सिस्टम के फ्री एंड फेयर है। उसने पूरे के पूरे रास्ते जितने भी हो सकते थे याकूब मेमन को दिए, उसके बाद ये जजमेंट दिया। तो ये 3 क्लियर संदेश मिलते हैं इस फांसी से। 22 साल के बाद में मुंबई के 1993 के विक्टिम्स को आज न्याय मिला। जो टेररिज्म के खिलाफ स्पेशल कानूनी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए, साल भर में फांसी पर लटकाना चाहिए। लेकिन एक ही बात कहूंगा, आज मुंबई के 1 करोड़ 40 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। और तमाम अपडेट क्या क्या आ रहे हैं इसके लिए हमारे संवाददाता रविंद्र शुरान न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, आप बता रहे हैं हाई लेवल मीटिंग चल रही है इस समय, शव परिजनों को सौंपा जाएगा, ये फैसला लिया जा चुका है। इस हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन शामिल है, क्या ये पता लग पाया है? जी देखिए, प्रशासनिक स्तर पर उसमें होम सेक्रेटरी महाराष्ट्र के हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं जो प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं हर तह पे। इन लोगों की जो मीटिंग चल रही है उसमें क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है कि सिचुएशन क्या अराइज हो सकती है और इस वक्त क्या स्थिति है। क्योंकि जिस तरीके से सेंटिमेंट्स और जिस तरीके से हम लोगों ने सुना है कि पहले बयान भी आए हैं, जैसे AIMIM जिनके 2 विधायक वहाँ पे हैं, वो लगातार याकूब की फांसी का विरोध कर रहे थे। उनका फांसी का विरोध करने का सबसे बड़ा कारण था कि जो बलवंत सिंह राजौना हैं, जिनके खिलाफ डेथ वारंट इशू हो गया था, जो कि बेअंत सिंह हत्याकांड के लिए दोषी ठहराए गए थे, उनके खिलाफ डेथ वारंट इशू होने के बावजूद भी केवल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, सिर्फ इसलिए उनको फांसी नहीं दी गई थी। उनके अलावा 1-2 देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर हैं
और इन लोगों को फांसी नहीं दी गई है क्योंकि इनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन जो है बलवंत सिंह राजौरा के पक्ष में एक रेजोल्यूशन पंजाब के विधानसभा में पास कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि इनको फांसी नहीं दी जाए क्योंकि कानून व्यवस्था खराब होने का खतरा है। इसी तरीके से तमिलनाडु की असेंबली में भी हमने देखा कि राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल लोगों को फांसी नहीं दी जाने के खिलाफ एक रेजोल्यूशन जो है उनके पक्ष में पास किया गया था। हाँ। इन सब बातों को ध्यान में रखते AIMM लगातार ये बात उठा रही है कि क्योंकि याकूब मेमन किसी एक खास संप्रदाय से संबंध रखते हैं और इनके पीछे किसी तरह की राजनीतिक ताकत नहीं खड़ी है, इसलिए इनको फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया जा रहा है और उसको वो लगातार बायस्ड कहते रहे। लेकिन इस तरह का हमने कानून में देखा, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी और न्यायपालिका ने जिस तरीके से अंतिम समय तक याकूब मेमन को हर तरह से लीगल ऑप्शन एग्जॉस्ट करने का मौका दिया, वो अपने आप में एक अनपैरेलल सिचुएशन है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पहले का आदेश था जिसमें कहा गया था कि जिनको फांसी की सजा दी जाती है वो आखिरी वक्त तक यानी कि अपने अंतिम सांस तक सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं अपनी पिटीशन के साथ, लेकिन अगर उस पिटीशन में कोई मेरिट होगी तो उस पिटीशन को देखा जाएगा। कल भी हमने देखा लगातार 11 बजे से लेकर 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट लगातार इस केस की हियरिंग करता रहा। उसके बाद 90 मिनट तक रात को भी इसी केस की हियरिंग हुई है जिसमें अलग अलग पिटीशंस को अलग अलग ग्राउंड्स पर रिजेक्ट किया गया और हर चीज को कब 1 घंटे तक कल न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने अपना पूरा जजमेंट लिखवाया था। ये बड़ी ऐतिहासिक घटना है। आने वाले वक्त में जब क्रिमिनल लॉ के मुकदमे डिसाइड होंगे तो इस केस को एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि कॉलिन गोंजाल्विस जो थे वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में रात को एक डेथ वारंट को रुकवाने के लिए। हालांकि उसमें डेथ वारंट रुक गया था, उसके दूसरे ग्राउंड्स थे, लेकिन आज जो है एक पिटीशन रिजेक्ट होने के मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद प्रेसिडेंट के अधिकारों को किस तरीके से चुनौती दी गई थी, उस पर यह पिटीशन था। डेथ वारंट को रोकने की बात थी। एक दूसरी प्ली के माध्यम से यह भी कहा गया था क्योंकि इनको डेथ वारंट इशू हो गया है, वो इलीगल था, जिसका कि डिसाइजन पहले ही कर दिया गया था। जो दूसरे बैटरी ऑफ लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स भी उसमें शामिल थे, प्रशांत भूषण, उन लोगों ने भी कहा था कि फांसी को रोका जाना चाहिए। जाहिर तौर पर देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। हमने देखा कि किसी केस की सुनवाई के लिए देर रात सुप्रीम कोर्ट खुली और रात भर एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस मामले पर सुनवाई हुई। आइए फिलहाल सुनते हैं कि एनसीपी नेता तारिक अनवर का इस फैसले पर क्या कहना है। हम ये नहीं मानते कि याकूब कसूरवार नहीं थे, वो कसूरवार थे और उनको सज़ा मिलनी थी। एक राय बनी थी पूरे देश में, वो ये थी कि फांसी की सज़ा उनको न मिले और जो भी दूसरा पनिशमेंट उनको मिले, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया। आगे भविष्य में अब इस बहस को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए कि हमारे देश में फांसी की सज़ा को कायम रखना है या नहीं रखना है। रात में सुनवाई भी हुई जो बहुत देर रात तक, लगभग सुबह तक चली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना फैसला था उसको बरकरार रखा। उन्हें कोई खामी नज़र नहीं आई। एक निर्णय लिया गया है और उस निर्णय का अनुपालन हो गया है। ये पूरी तरीके से एक न्यायिक निर्णय है। एक मैसेज तो अच्छा गया है। जो टेररिस्ट है, खास करके जो पाकिस्तान ऑपरेटेड जो टेररिज्म है, उनको एक मैसेज गया है। दूसरी बात कि इस देश की जनता की जो भावना थी, इसने भी हमारे देश पे इस तरह से युद्ध की तरह हमला किया है। इस देश के बेगुनाह निरपराध लोगों को जिस बेरहमी से मारा है, उनको भी न्याय दिया है। सबसे बड़ी अदालत का फैसला है ये है कि अनप्रेसिडेंटेड है। अब ये है कि देश में अमन चैन रहे, शांति रहे और अन्य मामलों में भी न्याय हो भी और न्याय दिखे भी। The time has come. Our nation, India, our government, our parliament should take a position to say emphatic no to capital punishment, death penalty, and whatever provisions are there in law, in statute for giving death sentence should be abolished, should be removed.
14 दिन का वक्त ना मिलना, यह सबसे बड़ी हमारे देश के लोगों की, जहाँ लोग जो शहीद हुए, इनके बम्बों से इतने लोग मारे गए, उनके परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो संदेश पाकिस्तान में ISI को और वहाँ के, और इस समय हमारे साथ राज्यसभा सांसद केसी त्यागी जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। त्यागी साहब, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। कोर्ट के फैसलों में जात, धर्म, भाषा बीच में नहीं आना चाहिए। उसी के साथ साथ राजीव गांधी के हत्यारे, सरदार बेन सिंह के हत्यारों को भी इसी तरह की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन याकूब मेनन को तो सजा मिली, लेकिन दंगों से जो प्रभावित परिवार हैं, जो श्री कृष्ण आयोग स्थापित किया गया था, उसमें उसकी रिकमेंडेशंस पर भी अमल होना चाहिए, ताकि दंगा करने वाले और दंगा कराने वाले दोनों को बराबर सजा मिले। तो मैं मांग करता हूं श्री कृष्ण आयोग की रिकमेंडेशंस भी लागू हो। जी, आप ये भी मानते हैं कि जिस तरह हर तरह का मौका कानूनी रूप से दिया गया, वो अपने आप में एक फेयर प्रोसेस है, क्योंकि तमाम आवाजें विरोध में भी मिल रही हैं, मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है, ये डेमोक्रेसी है। राष्ट्रपति, दिवंगत राष्ट्रपति भी इस राय के थे, श्री अब्दुल कलाम आजाद साहब, कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए जी। और ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी और भारत की सिविल सोसाइटी के भी काफी लोग इस राय के हैं। लेकिन एमनेस्टी हो तो फिर सबके लिए हो, ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए ऑन कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज बेसिस। तो एक जी, त्यागी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और तमाम अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नृत्य की दुनिया का ताबिंदा सितारा। आर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक, डांस। आर्ट का मतलब हमारे इट्स देयर इन एवरी पार्ट ऑफ अस। बीमारी भी डिगा न पाई उनके हौसले को। कि कैंसर एक मेरे लाइफ का एक पन्ना है, मेरा लाइफ का पुस्तक नहीं है। मैं कैंसर पे सवार होंगी, कैंसर मेरे ऊपर सवार नहीं होगा। मिलिए शख्सियत में आनंदा शंकर जयंत से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज रामेश्वरम के पेकारुम्बु में आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मुख्यमंत्री और अलग अलग क्षेत्र की हस्तियां इस मौके पर मौजूद रहेंगी। रामेश्वरम में कल हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने नेता को आखिरी विदाई दी। रामेश्वरम के पेकारुम्बु में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आखिरी विदाई की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 11 बजे पूरे सैन्य सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ पूर्व राष्ट्रपति को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आखिरी विदाई देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई हस्तियां मौजूद रहेंगी। बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर रामेश्वरम पहुंचा तो लोग अपने आंसू रोक नहीं पाए। शहर के सबसे बड़े सपूत की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। हर कोई पूर्व राष्ट्रपति के अंतिम दर्शन करना चाहता था। Great loss for humanity. He is such a personal. I will not restrict only in the scientific realm. He was a global leader. He was caring for the humanity, and always the downtrodden and poor people were his priority. And he has lived his full life, and he has given his life to the youth. Till the end, he lived for the students.
He loved the students. पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर वायुसेना के विशेष विमान से बुधवार को दिल्ली से मदुरई लाया गया था। मदुरई हवाई अड्डे पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर और एम वेंकैया नायडू साथ थे। पूर्व राष्ट्रपति का सोमवार को शिलोंग में निधन हो गया था। रामेश्वरम से विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अंतिम विदाई देने देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद में छात्र भी हैं जो पूर्व राष्ट्रपति को रोल मॉडल मानते हैं। रामेश्वरम में मौजूद हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने ऐसे ही कुछ छात्रों से बात की। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा हमें यहाँ जो देखने को मिला वो ये जो नौजवान हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो इनके स्लोगन्स अगर आप पढ़ें तो उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है द यूथ ऑफ इंडिया विल फुलफिल द ड्रीम ऑफ इंडिया 2020 एंड देन इट सेज देयर विल बी नो लीडर लाइक यू इन नियर फ्यूचर। सीधे तौर पर कलाम साहब को श्रद्धांजलि है इन युवाओं की, ये कहते हुए कि आप जैसा यानी कि कलाम साहब जैसा शायद दूसरा नेता, शायद दूसरी प्रेरणा इन्हें इस वक्त नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे बेहतरीन जिसे कहा जा सकता है नारा वो यहाँ दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी में लिखा है रिटर्न इफ पॉसिबल, यानी कि अगर संभव हो सके तो आप वापस आ जाएं। कलाम साहब से ये एक गुजारिश है इन लोगों की। ऐसा लग रहा है कि सब लोग अलग अलग इलाकों से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शशांक है, मैं पौंडीचेरी से आया हूँ। एक्चुअली मैं चेन्नई में अभी एरोनॉटिकल पढ़ रहा हूँ। और आप चेन्नई से। आप? हम तुमकुर कर्नाटका से। तुमकुर। माय नेम इज नरेंद्र, आई केम फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका, रायचूर। देखिए सभी लोग 4 अलग अलग हिस्सों से आए हैं और ऐसे बहुत सारे छात्र यहाँ पर हैं जो यहाँ आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, कलाम साहब को जताना चाहते हैं कि किस तरह की प्रेरणा उन्हें मिली है। हम लोग उनसे इंस्पायर हुए हैं, उनके मॉडल से, उनके वर्किंग स्टाइल से, उनके नेचर से, जो कि एक सिंपल भी रह के इतना बड़ा कुछ काम कर सकते हैं, इतनी जब पब्लिक आ सकती है, वो दैट मेक्स अस टू कम हियर, और कोई रीज़न नहीं है। सर दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू, रिटर्न इफ़ पॉसिबल सर, प्लीज़ सर। हम लोग को आपके जैसा एक साइंटिस्ट बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, क्योंकि आपके जैसे बेहतरीन साइंटिस्ट हम लोग कभी भी दुनिया में देखे नहीं हैं, और बहुत बड़े अच्छे पॉलिटिक्स हैं। तो सीधे तौर पर जो इस वक्त फीलिंग्स जिसे कहा जाए, जो भावनाएं जिसे कहा जाए इन लोगों की हैं, वो सीधे तौर पर इन नौजवान युवकों की यही है कि कलाम साहब जैसा दूसरा जो पथ प्रदर्शक या जो जिसे कहा जाए जिनकी सीख पर चलकर ये शायद जीवन में आगे जाकर जिस चीज़ में सफल होना चाहते हैं वो सफलता हासिल कर सकें, ऐसा चेहरा, ऐसा व्यक्तित्व शायद इन्हें इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन प्रशांता कर्माकर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, रामेश्वरम, तमिलनाडु। और विशाल दहिया सीधा रामेश्वरम से इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। विशाल, 11 बजे का वक्त है जब सुपुर्द खाक किया जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए काफी पुख्ता बंदोबस्त हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर तमिलनाडु पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, तैनात हैं। उसके अलावा जो इनर कॉर्डन है वीआईपी एरिया की तरफ, उसको एसपीजी ने अपने घेरे में ले लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे लगभग 10:30 के आसपास, और प्रधानमंत्री के अलावा एक और एसपीजी प्रोटेक्टी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से कोई कसर नहीं बरती गई है। और जहां तक बाकी तैयारियों की बात है तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बाकी तैयारियां यहाँ कल रात को ही पूरी कर ली थी, और जो लोकल स्थानीय निवासी जो हैं उनकी तरफ से बहुत सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा जो लोग बाहर से आए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जिन नौजवानों को अभी आप सुन रहे थे, वो लोग एक वॉलंटियर ग्रुप का हिस्सा हैं। यहाँ आकर उन्होंने वॉलंटियर किया, अपना श्रमदान किया, जो तैयारियां हैं उसको लेकर किस तरह से सारे इंतजाम जो किए जा रहे हैं, उन्होंने काफी यहाँ मदद की प्रशासन की। लेकिन सुबह से तांता जो लगा हुआ है लोगों का, सुबह से जो भीड़ उमड़ी है उसको देखकर एक बार फिर से ऐसा लग रहा है। कल रात 10 बजे तक लोग जो उनका पार्थिव शरीर है डॉक्टर कलाम का, उसके दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे, और आज सुबह फिर लगभग 6, साढ़े 6 बजे से लोग यहाँ जो मैदान है जहाँ पर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, उस मैदान के चारों तरफ लोग उमड़ना शुरू हो गए हैं, और हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है, लेकिन अभी भी लोग सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो हैं उन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं।
सिक्योरिटी की चेकिंग के लिए। और जिस तरह का एक तरह से कहा जाए कि प्यार और श्रद्धा कलाम साहब के लिए उमड़ी है यहाँ पर, उसको देखकर साफ जाहिर होता है कि बावजूद इसके कि कलाम साहब सिर्फ 5 साल राष्ट्रपति के पद पर रहे, लेकिन जो उनकी जो छाप रही, जो मैसेजेस उन्होंने दिए, राष्ट्रपति का पद जब छोड़ा उन्होंने 2007 में, उसके बाद भी जो लोगों से जुड़ते रहे वो अपने लेक्चर्स के द्वारा, अपने कोट्स के द्वारा, स्पीचेस के द्वारा, तो वो उसकी एक छाप साफ दिखाई दे रही है। चाहे वो नौजवान लोग हों जो कि कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या फिर वो बुजुर्ग लोग हों जो रामेश्वरम में कभी उनके परिवार से वास्ता रहा उनका, या फिर आसपास के इलाकों से जो आए हैं। तमाम छात्रों से भी आपने बात की जो हमने अभी देखी, और वो कह रहे हैं RIP, रेस्ट इन पीस, और साथ ही कह रहे हैं रिटर्न इफ पॉसिबल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए। तमाम छात्रों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विशाल, ये तमाम अपडेट देने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वरम से। और PM के नेता अंबुमणि रामदास ने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को कुछ इस तरह से याद किया। And his message to the youngsters, that was incomparable. And the greatest service which we should do to him is all the youngsters in India should come forward and take up his policy of growth, of love and affection, and make India a superpower. और अब बात करते हैं संसद सत्र से जुड़ी खबरों की। ललित मोदी समेत कई मसलों पर संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के मकसद से लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सदन में बेहतर तरीके से कामकाज चलाने के लिए सभी दलों के नेताओं से चर्चा की जाएगी। 21 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में लगातार कामकाज बाधित रहा है। लोकसभा में सांसदों के तख्ती दिखाने पर सुमित्रा महाजन नाराजगी भी जाहिर कर चुकी हैं। सोमवार को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपने व्यवहार पर माफी भी मांगी थी, जिसके बाद बीजेपी ने निलंबन प्रस्ताव वापस ले लिया था। हालांकि कांग्रेस लगातार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांग रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक चर्चा के लिए वो राजी नहीं होगी। और खबर है, पाकिस्तान ने फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। आज सुबह जम्मू कश्मीर के पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हुई। मंगलवार को भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में फायरिंग की थी, जिसका सेना ने भी जवाब दिया था। गुजरात और राजस्थान में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक अकेले गुजरात में कम से कम 22 लोगों की मौत की खबर है। वहीं ओडिशा में भी 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी गुजरात के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश जारी रहेगी। रेल और सड़क परिवहन भी बारिश से प्रभावित हुआ है। उत्तर गुजरात के 4 जिले के करीब 400 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तान से सटे उत्तरी गुजरात में बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे में इतना ही। हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा। मैं हूँ आनंद एल राय। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग बासु। मुकेश खन्ना की तरफ से प्रणाम। नमस्कार, मैं हूँ आयुष्मान खुराना। मैं हूँ दिवाकर बैनर्जी। नमस्कार, मैं हूँ के मेनन। मैं हूँ राजकुमार राव। मैं हूँ स्वानंद किरकिरे। मैं रशीद नाज।
मैं हूँ नेक टंडन। नमस्कार, मैं हूँ शेखर सुमन। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू। प्रोग्राम गुफ्तगू, देखिए मुझे गुफ्तगू। शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Hello, I am Sean Russell. I'm Tracy Shilchi and you're watching News Tonight. Together with the team of our Dedicated professionals from across various fields. This is Shyam Sundar, Vishal Dahiya, Akhilesh Suman, Frank Pereira from Beijing, China. Kriti Mishra for Rajya Sabha Television. We bring to you the news that matters here on Rajya Sabha TV. Our lab tried to use waste as a feedstock to produce various value-added products. In this way, we are producing hydrogen, electricity through microbial fuel cell, volatile fatty acids, and biodiesel. Watch Eureka with Dr. S. Venkata Mohan, Senior Scientist at CSIR IICT, Hyderabad, on Rajya Sabha Television. Get live Rajya Sabha session. News, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुंबई हमले के दोषी याकूब मेमन को फांसी, नागपुर सेंट्रल जेल में करीब 7 बजे दी गई सजा, देश भर में हाई अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज तड़के सुबह तक चली याकूब की याचिका पर सुनवाई, जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने रखा फांसी पर फैसला बरकरार। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम में आज होंगे सुपुर्द खाक, प्रधानमंत्री समेत नामचीन हस्तियां अंतिम सफर में होंगी शामिल। पूरे सैन्य सम्मान के साथ 11 बजे होगा अंतिम संस्कार, अब्दुल कलाम के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। गृहमंत्री आज गुरदासपुर हमले पर संसद में दे सकते हैं बयान, पुंछ में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, सेना का एक जवान शहीद। बात आज की बड़ी खबर की। 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को आज नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। इससे पहले आज तड़के मौत की सजा टालने से जुड़ी याकूब की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। और हमारे साथ बीजेपी नेता नलिन कोहली जुड़े हैं। शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। नलिन, आपका पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। इसे इस रूप से देखना है कि जो लीगल प्रोसेस था उसका कल समापन हुआ है। जितने अवसर हो सकते थे याकूब मेमन के पास उन अपने सजा को टालने के लिए, उन सबका प्रयोग किया और उनको मौका मिला। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की बात को सही ठहराया कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ दूसरी जुड़ी बात है कि 1993 के जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ी है बात इस आज की सजा के बाद, क्योंकि एक बड़ा हादसा था, कई 100 लोग मारे गए, कई 100 लोग घायल हुए और हजारों लोगों की जिंदगी उथल पुथल हो गई थी और आईएसआई का ये एक मेजर ऑपरेशन था। इस दृष्टि से दोनों बातों को पहलू में रखते हुए अब इसका एक क्लोजर हो गया है और मैं नहीं मानता इस निर्णय के ऊपर में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या राजनीतिकरण उचित नहीं होगा, क्योंकि अंततः आतंकवाद के खिलाफ ये एक महत्वपूर्ण कदम था।
जी, यानी आप मानते हैं कि जस्टिस डिले जरूर हुआ है लेकिन जस्टिस डिनाई नहीं हुआ है। हमारे लीगल प्रोसेस में डिले भी अगर हुआ है, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि अंत में पूरा प्रोसेस कंप्लीट एंड तक गया है, और ऐसा कहीं नहीं कह सकते कि वो विशिएट हुआ या कहीं पर अनफेयर किसी के प्रति रहा। हाँ, ये उम्मीद हमेशा जताई जाती है कि क्या लीगल प्रोसेस जो है थोड़ा और फास्ट हो जाए, तेज हो जाए, जिससे जो साधारण भी केसेस हैं वो जल्दी हो। लेकिन इसके प्रति ये लंबे मतलब इसमें रिफॉर्म और इसमें बहुत सोच की आवश्यकता है। स्पेशल कोर्ट्स पास्ट में भी बने और आज की मौजूदा सरकार मोदी जी की उस पर चिंता कर रही है। जी, कोहली साहब आप बने रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ मनीष छिब्बर जुड़े हुए हैं जो कि सीनियर एडिटर हैं लीगल अफेयर्स के इंडियन एक्सप्रेस के। छिब्बर साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये फैसला आया और जिस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ, जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, तमाम दलीलें दी जा रही हैं इसके लिए, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, नहीं देखिए, कानून का जो भी तरीका होना था, जो एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए था, वो हुआ है। अब इसमें आप कितनी बार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कितनी बार प्रेसिडेंट के पास जाएंगे? एक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक प्रोविजन है कि आप प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन डाल सकते हैं, लेकिन वो एक लेवल पे जाके वो प्रोसेस है उसको खत्म करना है, एंड करना है, जो कि हो गया है। अब रात को, अब इससे ज्यादा किसी देश में नहीं होता होगा कि सुबह 2-2:30 बजे तक एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठ के ये मामला सुन रहा है। तो मेरे ख्याल से तो अब इस इशू में कोई डिबेट का मुद्दा रहता नहीं है। जी, सरकारी पक्ष ने जरूर ये दलील दी छिब्बर साहब की बार बार याचिका से सिस्टम काम कैसे करेगा और इस तरह से तो कभी भी जो सजा है वो नहीं दी जा पाएगी। लेकिन एक बड़ी दलील जो याकूब के वकील पक्ष की तरफ से दी गई कि कम से कम 14 दिन का समय मिलना चाहिए था फैसले के बाद। उससे क्या होता, मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूँ, वो 14 दिन होते या 14 महीने होते हैं, उससे फर्क क्या पड़ना था? एक फांसी की सजा एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद उन्हें हो गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उस पे जो एडिशनल सेशन जज है उन्होंने अपना फैसला दे दिया, मोहर लगा दी। तो उसके बाद अब 14 दिन या 14 महीने, मेरे को समझ नहीं आता जी छिब्बर साहब। जी, आगे की जो प्रोसेस है उसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। इस समय मीटिंग चल रही है और परिजनों को शव सौंपा जाएगा, ये तय हो गया है। अब किस तरह की प्रोसेस है जो अपनाई जाएगी? नहीं, अब उनके जो परिवार है उनको शव दे दिया जाएगा, और कुछ मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित होंगी, और वो कंडीशंस को फॉलो करें, और इनको ये अब शव इनको दे के ये उनको दफनाएंगे, और क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष छिब्बर, आप हमारे साथ जुड़े और आपको अपडेट दे दें कि जो याकूब मेमन का शव है वो परिजनों को सौंपा जाएगा, ये तय हो गया है। लेकिन फिलहाल अभी हाई लेवल मीटिंग चल रही है, तमाम जो कंडीशन है उनके बारे में बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे हैंडल होगी, तमाम पहलुओं से ये मीटिंग चल रही है। 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को आज नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। इससे पहले आज तड़के मौत की सजा टालने से जुड़ी याकूब की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ वारंट पर रोक लगाना न्याय के लिहाज से सही नहीं होगा। वहीं याकूब के वकील ने इसे गलत फैसला करार दिया। इससे पहले बुधवार रात राष्ट्रपति ने एक बार फिर याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी। मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर रोक लगाने की एक के बाद एक सभी कोशिशें नाकाम रहीं। नागपुर सेंट्रल जेल में आज सुबह तय समय के मुताबिक याकूब मेमन को जेल प्रशासन की मौजूदगी में फांसी दे दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर जेल के आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई थी। इससे पहले याकूब के वकीलों ने देर रात चीफ जस्टिस एचएल दत्तू के घर जाकर याकूब को बचाने का एक और प्रयास किया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच को यह जिम्मा दिया और रात को ही सुनवाई करने की सलाह दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3:20 पर सुनवाई शुरू हुई। करीब 1.5 घंटे चली सुनवाई के बाद जस्टिस दीपक मिश्रा ने याकूब की फांसी का फैसला बरकरार रखा। I am very disappointed and unhappy because I think the Supreme Court has made a tragic mistake in giving and rendering this judgment.
by truncating a right of a condemned prisoner not to challenge the mercy. I'm not hoping. I have exhausted my remedies. I hope that Yaqub Memon will have a dignified death if it is that fate that he has to meet. That's all my hope. इससे पहले बुधवार को समय का पहिया तेजी से घूमा। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मौत का फरमान रद्द करने की याकूब की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी उसकी दया याचिका ठुकरा दी। मौत को टालने का अंतिम प्रयास करते हुए उसने राष्ट्रपति को नई दया याचिका भेजी, जिसे राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय के सुझाव के बाद खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और याकूब मेमन को फांसी देने के बाद तमाम राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया आ रही है। आइए सुनते हैं ये प्रतिक्रियाएं। ने भी, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी इस तरह के प्रश्न उठाए हैं। क्या फांसी की सजा देना उचित है या नहीं? हमारे दिवंगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद भी फांसी की सजा देने के विरुद्ध थे। इस पर बहस हो सकती है। सर देखिए, ये जो फांसी लगी है एक आतंकी याकूब मेमन को, इससे 3 क्लियर मैसेजेस जाते हैं। पहला कि जो विक्टिम रहे हैं, जिनके परिवारजनों का जो अब 1993 ब्लास्ट में उनको सदमा पहुंचा था, उनकी मौतें हुई थी, उन सभी के लिए एक जस्टिस मिला है। देर से मिला है मगर मिला है। दूसरा, उसका सम्मान करना चाहिए। उस पर बहुत बहस की जरूरत नहीं, क्योंकि बहस जो होनी है वो अदालत में हो चुकी, छोटी बड़ी अदालत से लेकर। यहाँ एक मसला किसी ने नहीं उठाया कि जहाँ 257 आदमी मार दिए गए मुंबई के बम धमाकों में, सैकड़ों घायल हुए, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, और उस मुकदमे को तय करने में 22 बरस लग गए, 22 साल, जिसमें एक पीढ़ी खड़ी हो जाती है। ये प्रश्न अभी तक किसी ने नहीं उठाया। फांसी हो गई, फांसी कैसे रोकी जा सकती है? जब तक आपके कानूनों में मृत्युदंड का प्रावधान है, तब तक इसे रोका कैसे जा सकता है? दया याचिकाएं खारिज हो चुकी, सब हो चुका, राष्ट्रपति ने उसे खारिज कर दिया, देश की सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला दे दिया। और हिंदुस्तान टाइम्स के लीगल एडिटर सत्यप्रकाश इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सत्यप्रकाश, आपसे हम समझना चाहेंगे, फिलहाल मीटिंग जरूर चल रही है, लेकिन अब शव सौंपा जाएगा, ये भी तय है, आगे किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? देखिए, आगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार फैसले क्या लेती है, और सब उनको सौंपा जाएगा। और वहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी है, अगर स्थिति ठीक होगी तो हो सकता है उनको सबको दफनाने के लिए जो माहिम में उनका घर है उसके आसपास जो भी कब्रगाह हो वहाँ इजाजत दी जाए। नहीं तो बहुत ऐसे मामले पहले हुए हैं पहले, जिनमें कि शव उनके जो कन्विक्ट है जिनको एग्जीक्यूट किया गया उनके परिवार वालों को सौंपा नहीं जाता है। क्या लेकिन जो शुरुआती जो रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं कि मुंबई में और माहिम में वहाँ स्थिति सामान्य जैसी ही है। तो क्या बड़ा फैसला मुंबई में अंतिम संस्कार को लेकर ही, जगह को लेकर ही फिलहाल किया जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं मुंबई वो जगह है जहां 1993 के ब्लास्ट हुए, 26/11 मुंबई ने देखा, वहां जो लोगों की संवेदनाएं हैं वो अलग तरह की होंगी। हम समझ सकते हैं बहुत सेंसिटिव केस हो जाएगा। तो क्या जगह को लेकर ही आखिरी फैसला फिलहाल लिया जा रहा होगा? मैं इस बात से वाकिफ नहीं हूँ कि अभी किस तरह का फैसला लिया जा रहा है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी रहती है उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि आपने फरमाया कि बहुत सेंसिटिव मामला है, और जो बहुत सारे लोग जो इस घटना में मारे गए थे 1993 में, जी उनकी सेंसिटिविटीज का सवाल है, और हिंसा नहीं हो, अशांति नहीं हो, इसको ध्यान में रखकर सरकार जो भी फैसला लेगी वो लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता रविंद्र शिवरान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। रविंद्र, और क्या पता लग पा रहा है फिलहाल? देखिए, फिलहाल यही पता लग पा रहा है कि याकूब मेमन का जो शव है उसको पोस्टमार्टम हो गया है, और पोस्टमार्टम के बाद उनके शरीर को एयर एम्बुलेंस से मुंबई लेके जाया जाएगा। मुंबई के माहिम में जहां उनका घर है, और अल हुसैनी बिल्डिंग जहां पे मेमन परिवार जो है रहता है पिछले कई बरस से, वहां पर इनका
लेके जाएगा शरीर को, और उसके आसपास की बड़ी बहुत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर जो है वो कल रात से लगातार नज़र रखे हुए हैं कि किसी तरह की भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके कोई भी। सेंटिमेंट्स बहुत हाई है उस इलाके में। जिस तरीके से हम लोग पहले भी देखते रहे हैं, वो इलाका थोड़ा सा सेंसिटिव जोन की तरह देखा जाता है, और पूरी न्याय प्रक्रिया जो है उसको पालन करने के बाद जो ये फांसी दी गई है, इस पे अलग अलग तरह के रिएक्शंस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जो लोग हमेशा फांसी का विरोध करते हैं वो कह रहे हैं कि फांसी नहीं दी जानी चाहिए लॉ बुक्स में, लेकिन क्योंकि फांसी का जिक्र है इसलिए उस संविधान के हिसाब से फांसी जो है वो हिंदुस्तान के कानून का हिस्सा है। सैकड़ों मुल्कों ने जो है फांसी अभी हटा दी है, लेकिन हिंदुस्तान में फांसी अभी भी कायम है, उसके हिसाब से यहाँ फांसी दी जा रही है। लेकिन कई जो जानकार हैं वो लोग मानते हैं कि अभी जिस तरीके से सिस्टम इवॉल्व कर रहा है और सोसाइटी आगे बढ़ रही है, तो फांसी हिंदुस्तान से भी लॉ बुक से हटा देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमने न्यायपालिका में देखा कि याकूब मेमन को एक पूरी फेयर न्याय प्रक्रिया के तहत जो है फांसी की सजा मिली है, किस तरीके से रात को 2:30 बजे भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतिम याचिका की सुनवाई की, 90 मिनट तक लगातार सुनवाई हुई है, और उसके बाद जब ये आखिरी लीगल ऑप्शन जो था उसको भी एग्जॉस्ट करने के बाद जब कोई चारा नहीं बचा है, तब जाके एग्जीक्यूटिव ने उनको फांसी दी है। बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। नृत्य की दुनिया का ताबिंदा सितारा। आर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक डांस, आर्ट का मतलब हमारे इट्स देयर इन एवरी पार्ट ऑफ अस। बीमारी भी डिगा ना पाई उनके हौसले को, कि कैंसर एक मेरे लाइफ का एक पन्ना है, मेरा लाइफ का पुस्तक नहीं है। मैं कैंसर पे सवार होंगी, कैंसर मेरे ऊपर सवार नहीं होगा। मिली शख्सियत में आनंदा शंकर जयंत से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज रामेश्वरम के पेकारुम्बु में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मुख्यमंत्री और अलग अलग क्षेत्र की हस्तियां इस मौके पर मौजूद रहेंगी। रामेश्वरम में कल हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने नेता के आखिरी दर्शन किए। रामेश्वरम के पेकारुम्बु में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आखिरी विदाई की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 11 बजे पूरे सैन्य सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ पूर्व राष्ट्रपति को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आखिरी विदाई देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई हस्तियां मौजूद रहेंगी। बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर रामेश्वरम पहुंचा तो लोग अपने आंसू रोक नहीं पाए। शहर के सबसे बड़े सपूत की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। हर कोई पूर्व राष्ट्रपति के अंतिम दर्शन करना चाहता था। Great loss for humanity. He is such a personal. I will not restrict only in the scientific realm. He was a global leader. He was caring for the humanity, and always the downtrodden and poor people were his priority. And he has lived his full life, and he has given his life to the youth. Till the end, he lived for the students. He loved the students. पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर वायुसेना के विशेष विमान से बुधवार को दिल्ली से मदुरई लाया गया था। मदुरई हवाई अड्डे पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर और एम वेंकैया नायडू साथ थे। पूर्व राष्ट्रपति का सोमवार को शिलांग में निधन हो गया था। रामेश्वरम से विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अंतिम विदाई देने देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद में छात्र भी हैं जो पूर्व राष्ट्रपति को रोल मॉडल मानते हैं। रामेश्वरम में मौजूद हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने ऐसे ही कुछ छात्रों से बात की।
बहुत ही बेहतरीन नज़ारा हमें यहाँ जो देखने को मिला वो ये जो नौजवान हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो इनके स्लोगन्स अगर आप पढ़ें तो उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है द यूथ ऑफ इंडिया विल फुलफिल द ड्रीम ऑफ इंडिया 2020 एंड देन इट सेज देयर विल बी नो लीडर लाइक यू इन नियर फ्यूचर। सीधे तौर पर कलाम साहब को श्रद्धांजलि है इन युवाओं की, ये कहते हुए कि आप जैसा यानी कि कलाम साहब जैसा शायद दूसरा नेता, शायद दूसरी प्रेरणा इन्हें इस वक्त नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे बेहतरीन जिसे कहा जा सकता है नारा वो यहाँ दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी में लिखा है रिटर्न इफ पॉसिबल, यानी कि अगर संभव हो सके तो आप वापस आ जाएं। कलाम साहब से ये एक गुजारिश है इन लोगों की। ऐसा लग रहा है कि सब लोग अलग अलग इलाकों से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शशांक है, मैं पौंडीचेरी से आया हूँ। एक्चुअली मैं चेन्नई में अभी एरोनॉटिकल पढ़ रहा हूँ। और आप चेन्नई से। आप? हम तुमकुर कर्नाटका से। तुमकुर। माय नेम इज नरेंद्र, आई केम फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका, रायचूर। देखिए सभी लोग 4 अलग अलग हिस्सों से आए हैं और ऐसे बहुत सारे छात्र यहाँ पर हैं जो यहाँ आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, कलाम साहब को जताना चाहते हैं कि किस तरह की प्रेरणा उन्हें मिली है। हम लोग उनसे इंस्पायर हुए हैं, उनके मॉडल से, उनके वर्किंग स्टाइल से, उनके नेचर से, जो कि एक सिंपल भी रह के इतना बड़ा कुछ काम कर सकते हैं, इतनी जब पब्लिक आ सकती है, वो दैट मेक्स अस टू कम हियर, और कोई रीज़न नहीं है। सर दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू, रिटर्न इफ़ पॉसिबल सर, प्लीज़ सर। हम लोग को आपके जैसा एक साइंटिस्ट बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, क्योंकि आपके जैसे बेहतरीन साइंटिस्ट हम लोग कभी भी दुनिया में देखे नहीं हैं, और बहुत बड़े अच्छे पॉलिटिक्स हैं। तो सीधे तौर पर जो इस वक्त फीलिंग्स जिसे कहा जाए, जो भावनाएं जिसे कहा जाए इन लोगों की हैं, वो सीधे तौर पर इन नौजवान युवकों की यही है कि कलाम साहब जैसा दूसरा जो पथ प्रदर्शक या जो जिसे कहा जाए जिनकी सीख पर चलकर ये शायद जीवन में आगे जाकर जिस चीज़ में सफल होना चाहते हैं वो सफलता हासिल कर सकें, ऐसा चेहरा, ऐसा व्यक्तित्व शायद इन्हें इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन प्रशांता कर्माकर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, रामेश्वरम, तमिलनाडु। तो सिर्फ रामेश्वरम ही नहीं बल्कि दूर दूर से तमाम छात्रों के अलावा तमाम लोग पहुंच रहे हैं आज अपने प्रिय नेता को विदाई देने के लिए। फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।